नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा के चुनाव में बेहद ही कम वक्त रह गया है और उस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर इस बार जो है बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की तो अयोध्या से दलित प्रत्याशी उतार के बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी ने दे दिया। आपको बता दें कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को उतारा है, जो कि दलित समाज से आते हैं। और इस बार जो अब तक जो सूचियां जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें तकरीबन 80% पीडीए जिसको साथ लेकर के और साधने की कोशिश इस बार समाजवादी पार्टी की पूरी-पूरी इस चुनाव में है। उसी पर चर्चा करेंगे आलोक पाठक जी के साथ जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन इससे पहले आपको अवधेश प्रसाद का एक इंटरव्यू सुनवाते हैं जो हमारे ही चैनल पे आलोक सर ने किया। सुनिए जरा एक बार। चुनाव अयोध्या से, तो क्या इस बार भाजपा को वापस भेजेंगे अयोध्या से? भाजपा को तो वहाँ की महान जनता वापस भेजेगी, पदच्युत करेगी, हटाएगी। वहाँ की महान जनता, जिस महान जनता ने हमें 9 बार का विधायक बनाया है और हमारे आदरणीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है, उन्होंने 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया था, माननीय अखिलेश जी ने बनाया था। और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, आज नहीं है, किसान घाट में है, उनके आशीर्वाद से। और फैजाबाद में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार, जहाँ से मिसेन यादव जी ऐसे संघर्षशील, वहाँ से 2 बार, आज भी वहीं से हैं। और 7 बार सुहावल से। ये दोनों सीटें जो हैं इस लोकसभा में हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। लोकसभा अयोध्या फैजाबाद से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार आवे, कोई भी किसी को लड़ा हुआ नहीं, लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी शायद बनारस से हटकर अयोध्या से लड़ेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको लग रहा है कि मेरा तो सौभाग्य होगा। अच्छा, मेरा तो सौभाग्य होगा। हाँ। मेरा तो सौभाग्य होगा कि आदरणीय मोदी जी लड़े और उनके सामने एक मुकाबला हो और जनता फैसला कर देगी कि मोदी जी के राज में कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं। इसी चुनाव में फैसला हो जाएगा। मोदी जी जुआएंगे तो अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, वहाँ की जनता चुनाव जिताने के लिए तैयार बैठी है। मतलब आपने पूरी तैयारी कर रखी है? हमने नहीं, पूरी जनता, वहाँ के लोगों ने तैयारी की है। वहाँ के जनता हमारी कहते हैं, हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो रोज चुनाव लड़ते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है उसी दिन से हमारे लिए लोग चुनाव रहता है, हमारे लिए तो रोज चुनाव रहता है। तो जैसे कि अभी सुना सभी दर्शकों ने भी, और 9 बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। क्या लगता है सर इस बार कितना ज्यादा जो है बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा अयोध्या से, जहां इस बार यूपी में राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहने वाला है? क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी को पता है कि मंडल को कैसे रोकना है। कमंडल को मंडल से ही रोका जा सकता है। और जुलाई से ही बार बार कह रहे थे कि पीडीए ही अब हमारा फोकस है। अभी तक जो चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं और सबसे आश्चर्यजनक रूप से अयोध्या नाम जो बदल दिया है, पहले शहर जिले का नाम फैजाबाद था, योगी आदित्यनाथ और कुछ काम करे चाहे न करे, जिलों का नाम बदल देते हैं, तो जिलों का नाम उन्होंने अयोध्या कर दिया। अयोध्या में पहली लिस्ट में नाम आया वो अवधेश प्रसाद का आया। अवधेश प्रसाद दलित प्रत्याशी, दलित विधायक है और दलित को सामान्य सीट, ये जनरल कैटेगरी सीट है। और यहाँ पे नॉर्मली जो है सांसद जो है वो जनरल कैटेगरी के ही चुने जाते रहे। पिछली 2 लोकसभा से लल्लू सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके पहले निर्मल खत्री कांग्रेस के विधायक एमपी बने थे। वो 2-3 बार यहाँ से जो है मित्र सेन यादव जो कम्युनिस्ट थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए थे, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 1990 की लहर के बाद जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पे भी
अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को रोक दिया था। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। अभी जो ये उतारा है चुनाव में अवधेश प्रसाद ने, तो इसके बारे में मैंने वहां पे एक सपा के और नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री पवन पांडे, उनसे पूछा कि आपने ये जो सवर्ण डोमिनेटेड, मतलब वहां पे जो सवर्ण ज्यादा हैं, ये मानना रहा और हमेशा से सवर्णों का प्रतिनिधित्व रहा है पिछले 15 सालों से लोकसभा में, आपने एक दलित क्यों उतार दिया? तो उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा मुझे दिया कि जो फैजाबाद या अयोध्या लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में टोटल 18 लाख वोटर हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें लगभग 23% वोटर जो है वो दलित है, 16% के करीब वहां पे मुस्लिम है और 16% के करीब यादव है। तो अगर इसको आप जोड़िए 23 प्लस 16 39 प्लस 16 55, तो ये अपने आप में एक अलग कॉम्बिनेशन है। और जो सवर्ण जातियों की जो बात कर रहे हैं, तो सवर्ण जातियों का जो परसेंटेज होगा फैजाबाद या अयोध्या जिले में, वो आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन वो मैक्सिमम होगा 25 से 30%। तो ये बड़ा, फिर मैंने काउंटर सवाल किया कि भैया ये बताइए, इसके बाद भी आप लोग 2019 में चुनाव हार गए। तो बोले उस वक्त क्या हुआ कि 2019 के चुनाव में यादवों ने तो वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन दलित समाज जो है उसने बजाय गठबंधन को वोट देने को उसने दे दिया वोट भाजपा के प्रत्याशी को। तो इस बार हमने क्या किया कि दलित को ही चेहरा बना दिया और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब सोचिए कि ये, और दो अवधेश प्रसाद के बारे में है, बड़ा मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से कि आईपी सिंह का ट्वीट दिखा दे। आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो आज उन्होंने बड़ी मजेदार बात लिखी है कि एक तो दलित समाज से है, 9 बार के विधायक रहे हैं, अयोध्या में रहते हैं और 12 महीने सरजू नदी में स्नान करते हैं और भगवान बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमानगढ़ी का रोज दर्शन करते हैं। तो धार्मिक रूप से भी बहुत श्रद्धालु आदमी है, इसलिए जनता ने, उस जिले की जनता ने उनको 9 बार से विधायक चुना है। 9 बार के विधायक हैं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन चूंकि मीडिया का जमाना है, अवधेश प्रसाद के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, दलित नेताओं के नाम पे बस यहाँ पे मायावती या 2-4 और नेताओं की चर्चा हो जाती है। तो ये जमीनी नेता है, जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा कि कितने, जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो संभावना है कि नरेंद्र मोदी आके चुनाव लड़े, तो बोल रहे कि तो मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधान मोदी जी आके चुनाव लड़े। तो इस वक्त पूरी तरह से, और उसके बाद मैं बगल के जिले में जाता हूँ, ये तो हो गया अयोध्या की बात। बगल का जिला अयोध्या से सटा एक जिला है गोंडा। गोंडा दूसरे गोंडा और आसपास के जिलों को, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह, जो फिलहाल कैसरगंज से लोकसभा के सांसद हैं और तमाम दूसरे कारणों की वजह से अभी वो चर्चा में थे। तो वहां से आनंद वर्धन सिंह 2 बार से भाजपा के सांसद हैं और वहां पे भी सामान्य सीट पे इस बार बेनी प्रसाद वर्मा की ग्रैंड डॉटर श्रेया वर्मा को उतार दिया अखिलेश यादव ने। देखिए, एक तरफ अयोध्या है, अयोध्या से सटे एक जिला गोंडा है, गोंडा में उतार दिया उन्होंने श्रेया वर्मा को। फिर दूसरा सटा अयोध्या से, जहाँ पे राम मंदिर बना है, वहां से 20-25 किलोमीटर दूरी पे अंबेडकर नगर जिला चालू हो जाता है। वहां से, वहां वो भी सामान्य सीट है, वहां से भी रितेश पांडे सांसद हैं। ब्राह्मण डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती है अम्बेडकर नगर। रितेश पांडे रहे, 2019 में चुनाव जीते थे, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़े थे, बसपा के हैं। उसके पहले वो एक हरिओम पांडे थे, वो जीते थे 2014 में भाजपा के टिकट पे। तो वहां पे भी अखिलेश जी ने लालजी वर्मा के रूप में कुर्मी प्रत्याशी को उतार दिया है। बिल्कुल। और जो अंबेडकर नगर का तो ये हाल है कि अंबेडकर नगर तो 2022 की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पांचों की पांचों विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने भाजपा गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया था। अब सुनने में आ रहा है, चूंकि भाजपा को अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है बढ़िया, तो वो रितेश पांडे बसपा छोड़ के साथ भाजपा ज्वाइन करेंगे और फिर वो भाजपा के चुनाव पे, टिकट पे चुनाव लड़ेंगे अंबेडकर नगर से। ये तो 3 जिलों का मैंने हाल बता दिया। तो आलोक सर, ये जो
चंदौली से भी वीरेंद्र सिंह को उतारा, जो कि इससे पहले कल्याण सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं आपने गोंडा से श्रेया वर्मा की बात करी। आखिर श्रेया वर्मा समीकरण को बदलने में कैसे कामयाब रही? देखिए वहां पे देखिए मैंने हर जगह ना कहा पीडीए का जो अगर आप बात करेंगे, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी और आदिवासी, ये अगर कास्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा तो लगभग 80-85% इस आपको यूपी में, बिहार में यही लोग ज्यादा मिलेंगे, आबादी या वोटर यही मिलेंगे। तो हर जगह वो कास्ट कॉम्बिनेशन, गोंडा में भी कुर्मी अच्छी खासी संख्या में है तो कुर्मी को उतार दिया। गोंडा में मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं और अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं, तो गोंडा में श्रेया वर्मा को उतार दिया। और गोंडा से श्रेया वर्मा को एक और एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि श्रेया वर्मा के जो दादाजी थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, वो दिग्गज नेता रहे हैं, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बीच में वो 2009 में वो कांग्रेस में चले गए थे, तो कांग्रेस से उन्होंने गोंडा की सीट जीती थी। लेकिन बेनी बाबू ने गोंडा में काम किया है। उस पूरे बेल्ट की अगर हम बात करें, मतलब बेनी बाबू को उस पूरे क्षेत्र का जो फैजाबाद कमिश्नरेट की अगर हम बात करें, जो बड़ा कमिश्नरेट फैजाबाद होता था, जैसे गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और बाराबंकी, उसके अलावा अम्बेडकर नगर, इन आसपास जिलों में बेनी प्रसाद वर्मा ने बहुत काम किया है। तो उसका असर, वो उसका फायदा उनको मिलेगा बेनी बाबू की, चूंकि ग्रैंड डॉटर है। दूसरा, श्रेया वर्मा बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी हैं और क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहती है। उनके श्रेया वर्मा के पिताजी राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। पिछला चुनाव उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है बाराबंकी में, वो रामनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी सीट बदल के उनको कुर्सी भेज दिया गया था। तो कुर्सी में 20 दिन पहले उनको टिकट मिला और वहां उन्होंने इतना जबरदस्त कैंपेन किया श्रेया वर्मा से, मैं लगातार मिलता था, क्योंकि ये लखनऊ के बगल का जिला है बाराबंकी, 15 से 20 किलोमीटर दूरी है। और जो लखनऊ बॉर्डर की कंस्टिट्यूएंसी है, एक तरफ अगर आप जाएंगे एक सड़क के तो कुर्सी रोटी है, तो वहां पे श्रेया वर्मा ने बड़ी मेहनत की थी, तभी मैंने देखा था कि, और बहुत अच्छा कनेक्ट है। श्रेया वर्मा हमेशा एक्टिव रहती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है, और बेनी बाबू की ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो हमेशा, उनके आप घर जाइए रोज, बाराबंकी में जिनका घर है, आवास है, वहां रोज रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आते, उनका सुख दुख सुनती है, फील्ड में रहती हैं। चूंकि बाराबंकी एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे आप SC ST को टिकट दे सकते हैं, तो वहां से श्रेया लड़ नहीं सकती थी, इसलिए श्रेया वर्मा को उतार दिया उन्होंने गोंडा से। और गोंडा कंस्टिट्यूएंसी में भी 2 बार से जो MP हैं वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो हर जगह फंसा रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि बीजेपी को जमीन पे काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो हिंदुत्व के सहारे 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 भी जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोमल जी एक बात समझिए, राम मंदिर अब बन चुका है, अभी तक राम मंदिर बनाने के लिए, उसके लिए, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मंदिर बन चुका है। अब लोगों को चाहिए रोजगार, बिल्कुल। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। अच्छा, एक जो अयोध्या में मामला कहाँ फंसा है, अवधेश प्रसाद कैसे इतने मजबूत हो गए हैं, ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा जो बेल्ट है, ये आप फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी में तो फिर भी कुछ विकास हुआ है, तो पहले की सरकारों में, इस सरकार में नहीं, पुरानी सरकार जब बेनी प्रसाद वर्मा थे और कांग्रेस की सरकार रही है, तो उस दौरान कुछ बाराबंकी में काम हुआ, लेकिन बाकी जिलों में बहुत काम नहीं हुआ। और दूसरा कि ये हर साल इन जिलों में बाढ़ से बहुत तबाही मचती है, तो पिछले 10 सालों में कुछ विशेष काम नहीं हुए हैं, बाढ़ से तबाही हो रही है, रोजगार के अवसर नहीं खुले हैं। और अभी भी अयोध्या में दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं लोगों की कि बहुत निवेश आ गया है। अभी कल मेरे पास दिल्ली से मेरे कई मित्रों का फोन आया, वो लोग कह रहे थे यार अयोध्या हम लोग पहुंचे और अयोध्या में हम लोग को टैक्सी नहीं मिल रही थी, मतलब टैक्सी भी, होटल भी काफी कम है,
तो सिर्फ राम मंदिर बना दिया, 2 सड़क बना दी, तो लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार करने के लिए फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, ये अम्बेडकर नगर, इन जिलों के लोग या तो लखनऊ आते हैं, या दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। जी आलोक सर, गोरखपुर से योगी के गढ़ से जो है काजल निषाद को इस बार उतारा है समाजवादी पार्टी ने, और वहीं गाजीपुर से जो दूसरी सूची आई है उसमें अफजाल अंसारी का भी नाम है, जो कि इस बार साइकिल पे सवार है। क्या लगता है इस बार ये किस तरह से समीकरण को बदलने में कामयाब रहेंगे? मैंने कहा ना, हर जगह फोकस वही है, पीडीए। जी काजल निषाद, आप 1991 से गोरखपुर की सीट भाजपा के पास है, लेकिन सब जानते हैं कि 2018 के उपचुनाव में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने वो सीट से इस्तीफा दे दिया। और उस जगह पे जब उपचुनाव हुआ तो एक निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद चुनाव लड़े, उसको समाजवादी पार्टी ने बैक किया, और वो उन्होंने अप्रत्याशित रूप से 27 साल बाद गोरखपुर में भाजपा हारी थी। तो वही पीडीए कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए निषाद को वहां उतार दिया। काजल निषाद एक भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, युवा है, लगातार प्रयास करती रहती है। मेयर का चुनाव भी लड़ा, क्योंकि लेकिन वहां पे उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वो एक्टिव हैं। पिछले 3 सालों से काजल निषाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत एक्टिव रही है। अभी घोसी में भी उन्होंने बड़ी मेहनत की, घोसी उपचुनाव में, जिसमें भाजपा बुरी तरह से हारी, तो वहां पे काजल निषाद जैसे एक युवा महिला चेहरे को दिया। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इस पूरी लिस्ट में आप देखिएगा तो महिलाओं पे भी फोकस है। 27 में 5 महिलाएं, और पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे ला रहे हैं, युवाओं को मौका दिया जा रहा है। जैसे काजल निषाद हो गई, श्रेया वर्मा हो गई है। वैसे तो डिम्पल यादव को भी टिकट मिला है, उषा वर्मा को भी टिकट मिला है, तो 5 महिला प्रत्याशी हैं। तो महिलाओं पे भी फोकस है कि महिलाओं को भी पूरी जगह देनी है। और आपने जो अफजाल अंसारी वाली बात की, अफजाल अंसारी गाजीपुर से कई बार सांसद रहे हैं। पिछली बार 2019 में गठबंधन के हिस्से में सीट बसपा के पास गई थी, तो बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी उन्होंने बसपा छोड़ दिया है। अब वो सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर में भी वही हाल है। गाजीपुर में जो है पीडीए की आबादी 80-85% है। गाजीपुर में भी, गाजीपुर वो एक ऐसा जिला है जहाँ पे युवा बड़ी संख्या में सेना में जाते थे। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब से अग्निवीर स्कीम लाई है, तब से युवाओं को थोड़ा निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि अग्निवीर में 4 साल तैयारी करते हैं, और 4 साल तैयारी करने के बाद वो सेना में 4 साल के लिए जवान नहीं बनना चाहते, इसलिए उनकी नाराजगी है सरकार की। और गाजीपुर की जनता ने, ये जो पूरा बेल्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं या गाजीपुर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 7 की 7 सीटें सपा ने जीती 2022 के उपचुनाव में। मतलब वहां पे नाराजगी बरकरार है। एक तो 2019 में भाजपा वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई, तब मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे, जो अभी हार गए। और जबकि उसके पहले मनोज सिन्हा 5 साल तक केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे और संचार मंत्री थे। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उस सीट से भाजपा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, उस सीट से भाजपा मनोज सिन्हा के बेटे को उतार सकती है उनकी जगह। तो मैंने पूरा फोकस सिर्फ वही है कि हमको कमंडल को मंडल के जरिए रोकना है। ये पूरा फोकस अखिलेश यादव का। और अभी जो लिस्ट आप देखिएगा, जिन सीटों की हमने बात की, जैसे लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से उतार दिया, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आईपी सिंह ने क्या बहुत सही बात आज उन्होंने चैलेंज किया, क्या भाजपा में ऐसी हिम्मत है कि वो एक सामान्य सीट से दलित प्रत्याशी उतार सके? वो हिम्मत भाजपा नहीं दिखा सकती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अखिलेश यादव जब से 2022 का चुनाव के पहले भी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करते रहे, रोज कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और वो उन्होंने कनेक्ट उन्होंने बनाए रखा। तो इस बार जो लोग, जिन लोगों ने अच्छा काम किया 2022 में, जी उनको आलोक आगे बढ़ा रहे हैं।
जी, इस बार पीडीए के सामने एनडीए कितना ज्यादा टिक पाएगा, टिक भी पाएगा या नहीं? देखिए, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि पीडीए के सामने एनडीए कितना टिकेगा, लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। भाई वो पीडीए की बात कर रहे हैं और 80% टिकट अगर पीडीए को दे रहे हैं, 90%, तो जनता देख रही है ना। जी, मतलब उनके ऊपर आरोप लगा कि वो मुस्लिम यादव की पार्टी है। एटा और फर्रुखाबाद 2 ऐसी सीटें थी जहां से समाजवादी पार्टी हमेशा से यादवों को चुनाव लड़ती थी। वहां से दोनों इस बार साथ बिरादरी के उम्मीदवार उतार दिए। इस 27 की लिस्ट में सिर्फ 3 यादव हैं, जी, 6 या 7 कुर्मी हैं, 3 या 4 मौर्य हैं, 5 महिलाएं हैं, 2 मुस्लिम हैं, 2 सवर्ण है, 1 अल्पसंख्यक है। आप जोड़िए ना कि जो वो कह रहे हैं उनकी कथनी करनी में कोई अंतर दिख नहीं रहा है। तो इस बार बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रख रहे हैं। आलोक सर, आज की इस डिबेट को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी नए मुद्दे के साथ में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज लॉन्च उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।